हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पार्ट 2 ऑफ द आइसोमेरिज्म सीरीज जो अभी चल रही है। और मैं इस प्लेलिस्ट में ये बना के डाल दूंगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, पहले आप देख लो सारी प्लेलिस्ट। जीओसी की जो प्लेलिस्ट है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट अलग प्लेलिस्ट में है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, एरोमेटिसिटी है, ये सब हो चुके हैं ऑलरेडी और उनके वीडियोज ऑलरेडी अपलोड होकर उनकी प्लेलिस्ट में आ चुके हैं। अब जो सीरीज चल रही है वो है आइसोमेरिज्म की सीरीज, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे कई क्वेश्चंस आते ही हैं, हर साल इसमें क्वेश्चन रहता ही है ऑलमोस्ट। और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, मतलब या तो डायरेक्ट आइसोमेरिज्म से पूछेंगे या किसी चैप्टर के अंदर आइसोमेरिज्म का यूज हो रहा होगा उससे पूछ लेंगे। आप जेई दे रहे हो, आईआईटी जेई एग्जाम, नीट दे रहे हो, चाहे बिट सैट भी जो भी दे रहे हो आप, आपके लिए फायदे करने वाला है। रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा आइसोमेरिज्म का तो उसको जरूर देख लो, क्योंकि आगे जो आइसोमेरिज्म के हम क्वेश्चंस भी करेंगे उनमें उन सब का इस्तेमाल हो सकता है और होगा भी आगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 ऑफ आइसोमेरिज्म सीरीज। पिछले बार मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या उसको निकालने का फायदा क्या है कि आपको जब वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें आप आसानी से डिकोड कर सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आइसोमेरिज्म एक्चुअली में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और जो जो टर्म्स उससे जुड़े हुए हैं आइसोमेरिज्म से उसके बारे में बात करेंगे, और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। सो आज कुछ थोड़ी सी बात है। मेरे वीडियोस आप देख सकते हो, छोटे छोटे होते हैं और आप सारे वीडियो देखोगे अपने मन मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 15 से 20 मिनट के वीडियोस होते हैं, 10 कभी कभार 10 मिनट के भी होते हैं, छोटे वीडियोस भी होते हैं, जिससे आपका टाइम बचता है और आप ओनली जितना चाहिए उतना ही जरूरतमंद का जरूरत मुताबिक ले सकते हो, है ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। इस वीडियो को जरूर आप शेयर जरूर करना, सबका भला करो। स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसो वर्ड अगर आप देखो यहां में लिखा है आइसो, आइसोमर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, आइसो और मर्स। आइसो मतलब क्या हुआ, सेम, है ना, सेम, इक्वल या सेम। और मर मतलब क्या हुआ, पार्ट्स। ठीक है, सो आइसोमेरिज्म मतलब क्या हुआ, सेम पार्ट्स या इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, है ना। तो इक्वल पार्ट्स में अगर हम किसी स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दें, ऐसे सोच सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके कई पार्ट्स हो सकते हैं, या तो आइडेंटिकल हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से भी इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। दिखने में एक जैसे हो पर उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आइसोमर्स मतलब आप समझ गए हो इक्वल पार्ट्स का क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में। तो कुछ जगहों पे इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है वो देखते हैं। पहली डेफिनेशन जो लिखी गई है वो है आयंस और मॉलिक्यूल्स विद आइडेंटिकल फॉर्मूला बट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। मतलब कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आइडेंटिकल फॉर्मूला होते हैं बट उनके स्ट्रक्चर अलग है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया C4H10 बनाना है, ठीक है। तो मान लो मैं C4H10 का स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक ऐसा बना देता हूं CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। इसका DU तो आपको पिछले वीडियो में निकालना सिखाया, इसका DU तो 0 है, कोई भी डबल बॉन्ड इसमें नहीं आ सकता, है ना। सो ये एल्केन है, आप देख सकते हो एल्केन का फॉर्मूला भी फॉलो कर रही है, तो बचपन से आप जानते ही हो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो एक ये हो गया और इसका एक ब्रांच आइसोमर हो गया। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C4H10 है, इस स्ट्रक्चर का भी, इस स्ट्रक्चर का भी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। तो इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो यही है पहली डेफिनेशन। दूसरे तरीके से भी इसको कहा जा सकता है। दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिल्कुल वही बात है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ना आपका, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट एंड एक और चीज ये बात कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर बुक में लिखा रहता है पर मॉलिक्यूलर वेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो, ठीक है। लेकिन उनकी कोई एक प्रॉपर्टी में वो डिफर कर जाए, उनमें डिफरेंस आ जाए, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उनमें वो डिफरेंट हो जाए कोई भी एक प्रॉपर्टी में, तो हम बोल देंगे वो आइसोमर्स हैं।
तो तीन चीजें हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम, लेकिन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज एटलीस्ट एक कोई फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बात कह रहे, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम, इन दोनों का मास निकालोगे तो कैलकुलेट करके मोलर मास तो भी सेम आएगा। अंतर आएगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, आगे देखेंगे हम, ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। सो ये दोनों आइसोमर्स तो है ही, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन अलग होगी, इसकी अलग हो सकती है ना, मतलब इस तरह से आपको ये आइसोमर्स की डेफिनेशन कह रहे हैं। तो ये दो बातें याद रखना, आइसोमर्स होते क्या है। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है आइसोमरिज्म की, अब आइसोमर शुड बी आइसोलेटेड सेपरेटली, उनको हम सेपरेट कर पाए, डिस्टिंग्विश कर पाए, तभी वो ट्रू आइसोमर्स कहलाते हैं। अगर हम उन्हें आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो ट्रू आइसोमर्स नहीं, सूडो आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है, सूडो आइसोमर्स मतलब फॉल्स आइसोमर्स, जो एक्चुअल में आइसोमर्स नहीं है। सूडो आइसोमर्स के दो मतलब, दूसरा मतलब भी होता है, वो हम बाद में बात करते हैं। एक अभी मतलब समझो, जो जिन आइसोमर्स के पेयर को, या जो आइसोमर्स हैं, अगर हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते, तो वो ट्रू आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे, वो फॉल्स या सूडो आइसोमर्स कहलाएंगे। ट्रू आइसोमर्स कौन कौन से आगे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल जो आइसोमर्स हैं वो ट्रू माने गए, और जो कन्फर्मेशनल आइसोमर है उसको सूडो आइसोमर कहा गया है, ठीक है। तो आगे उसको समझेंगे क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो ये आइडेंटिकल दिखते हैं, इनमें बस ओरिएंटेशन में डिफरेंस या उसकी वजह से क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज ट्रू आइसोमर जैसी नहीं हो पाती, सूडो आइसोमर जैसी हो जाती है, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखना, पूछ सकते हैं विच इज अ सूडो आइसोमर, तो ये आपको ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई ये जो सूडो आइसोमर है, इसकी एक और डेफिनेशन होती है। ये मत सोचना कि सूडो आइसोमर सिर्फ यही होता है जो ट्रू आइसोमर नहीं होता। अगर आप अलग अलग ऑथर्स पढ़ोगे, फॉरेन ऑथर या कुछ एडवांस केमिस्ट्री को देखोगे, तो सूडो आइसोमर्स वो होते हैं जिनका एक मेटास्टेबल आइसोमर होता है, वो है ना, मेटास्टेबल आइसोमर दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद अनदर आइसोमर, ठीक है। सूडो आइसोमर क्या होता है, अ मेटास्टेबल आइसोमर इन इक्विलिब्रियम विद अनदर आइसोमर। ये क्या हो गया, सूडो आइसोमर की डेफिनेशन कुछ ऑथर्स ऐसे भी लिखते हैं। सो आपको ये डेफिनेशन नहीं जानने की जरूरत है, पर मैं बता दे रहा हूं, कहीं कहीं आपको ये ऐसा भी लिखा हो तो आप डरने की जरूरत नहीं, आप यही डेफिनेशन अभी के लिए याद रखोगे। मेटास्टेबल आइसोमर इन इक्विलिब्रियम विद अनदर आइसोमर। मेटास्टेबल मतलब जिसकी लॉन्ग लाइफ तो होती है, बट हल्के से डिस्टर्बेंस के कारण कभी कभार वो ब्रेक डाउन कर जाता है, मतलब बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे बोलते हैं ना, इसकी जिंदगी तो बहुत थी, बट बेचारे के पास हल्की सी डिप्रेशन, हल्का सा आया वो और बिखर गया, वो टूट गया, तो वैसा कुछ है मेटास्टेबल आइसोमर। मेटास्टेबल मतलब ही वही होता है, ठीक है। तो और भी मतलब होते हैं मेटास्टेबल के, पर वो हमें डिटेल में नहीं जानने। तो सूडो आइसोमर की ये डेफिनेशन आप भूल जाओ, ठीक है। कोई भी बोले, बोलो नहीं पढ़ेंगे, जाओ, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात कर ली भाई कंडीशन क्या आइसोमरिज्म की। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की भी, है ना भाई। आप बोलोगे क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से टाइप के आइसोमर्स हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली अगर देखा जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आपको आइसोमेरिज्म होता है, पर उसमें अलग टाइप के आइसोमर्स होते हैं थोड़े से, और इसमें अलग टाइप के क्लासिफिकेशन किए गए, ठीक है। वहां पे ब्रॉडली लेकिन दोनों का सेम ही है, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर, दोनों में अंतर क्या है। अगर हम बात करें अंतर की, तो अंतर यह है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट उनके स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तभी तो उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कह रहे हैं, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दिखने में भी वो सेम है, ओनली डिफर अबाउट अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन, दोनों में अंतर है, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है।
सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर्स बट डिफर इन ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको डेफिनेशन वाइज हम बाद में देखेंगे। यहां पे आ जाओ। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मेनली क्या होते हैं? चेन आइसोमर, या तो चेन आइसोमर्स हो सकते हैं। अब हम फर्दर इसके अंदर स्ट्रक्चरल के अंदर क्या क्या आ सकता है? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर आ सकता है, फंक्शनल आइसोमर आ सकता है, रिंग चेन आ सकता है ना, रिंग चेन भी आ सकता है। रिंग चेन फंक्शनल आइसोमरी का पार्ट है। फिर मेटामेरिज्म आ सकता है, और लास्ट में आपका फेवरेट तो नहीं, लेकिन ये नीट का बड़ा फेवरेट हो गया आजकल, टॉटोमेरिज्म नीट में आता है। इसमें ब्रेड्स रूल वायलेट करने वाला, ब्रेड्स रूल मैंने आपको शायद बताया है कि नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन बता दूंगा, अगर टॉटोमेरिज्म बताऊंगा तब भी बताऊंगा। इनफैक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में तो हम बात करते हैं कभी कभार, तो वो सब हम बात में। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जनरली बुक्स में आप देखोगे इतने वेज में क्लासिफाइड है। टॉटोमेरिज्म के कई नाम दिए होते हैं, अगर टॉटोमेरिज्म नहीं लिखेंगे तो लिख देंगे डायनेमिक आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम। तीसरा नाम कैटाइनोट्रॉपी लिख देंगे, प्रोटोट्रॉपी लिख देंगे, मेटोट्रॉपी लिख देंगे, क्रिप्टोट्रॉपिज्म लिख देंगे, डेस्मोट्रॉपिज्म लिख देंगे, एलेलोट्रॉपिज्म लिख देंगे। कई नाम है, आप देख रहे हो जेई क्या कर सकता है, नीट क्या कर सकता है आपके साथ खेल। तो टॉटोमेरिज्म, इनके मल्टीपल नेम्स भी जानना जरूरी है। जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डीयू, उसका दूसरा नाम क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्वेलेंट। एक और नाम होता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। तो आपको ये सब याद रखने होंगे नाम, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इनको क्या है ये सब, ये आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। आज हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जब यही नहीं पता होगा तो आप इमेजिन कर नहीं पाओगे ढंग से, इसलिए ये क्लासिफिकेशन जरूरी है। और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? इसमें दो पार्ट्स हैं, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल और एक होता है क्या? कन्फर्मेशनल। ये देखो कन्फर्मेशनल जो यहां लिखा था, जो सूडो आइसोमर था, वो ही है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जो यहां लिखे थे हमने, ये आते हैं कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर। तो कॉन्फ़िगरेशनल में डिफर इन अरेंजमेंट हम देखेंगे आगे, कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर आते हैं। क्या लिखा मैंने? जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ओआई मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स। कभी कभार हम इन्हें डायस्टीरियोमर्स कह देते हैं, डायस्टीरियोमर्स। दे विल बी डायस्टीरियोमर्स। ऐसे आगे देखेंगे कि ऑल डायस्टीरियोमर्स क्या जीआई होते हैं या ऑल जीआई या डायस्टीरियोमर्स, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। अभी के लिए कभी कभार इसको कुछ बुक्स में डायस्टीरियोमर लिख देते हैं। अभी आप मतलब याद करना, अगर जीआई को डायस्टीरियोमर लिखे हुए देखना तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स को कभी कभार ये लोग एनहांसोमर लिख देंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब हम आगे देखेंगे क्या वाकई ऑप्टिकल आइसोमर्स सिर्फ एनहांसोमर हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकते हैं, ये सब हम बात आगे करेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन वगैरह हम देखेंगे। ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, है ना, इन सब के जो कन्फर्मर्स हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो वर्ड वाले जो है, उन सब के हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आगे देख सकते हैं, है ना। जो भी आने वाला है, जो सिलेबस में हमारे, हम सब कवर करेंगे उसको जेई एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो अभी तक जितने वीडियोस बने आप देख सकते हो, सब आईआईटी जेई एडवांस लेवल तक ही बने। सो आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं। और जो बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड है, अगर आप स्टेट बोर्ड हो या एनसीईआरटी हो, तो बीच बीच में मैं बोलता भी रहता हूँ, ये देखो ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये स्टेट बोर्ड में, या तो आपको पता चल जाएगा कि उतना ही पढ़ना है बोर्ड के लिए, ठीक है। वेल, ये चीजें तो कॉमन है, चाहे एससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन के बारे में। ये हमारा क्लासिफिकेशन अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, तो अब कुछ और टर्म्स होते हैं। तो क्या टर्म्स होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं भाई, है ना। और क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं। ये इंक बड़ी खतरनाक है, लगता है कार्बन ब्लैक है। बताओ कार्बन ब्लैक क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबस्टन से बनता है ना, एल्केन्स के या हाइड्रोकार्बन के, है ना। खैर,
तो अब हम बात करने आ रहे हैं हम कुछ और टर्म्स की जो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। क्या टर्म्स है भाई? तो एक होता है मैंने आपको बताया था कि उनका आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। और एक और बात बोली थी कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी क्या होना चाहिए, सेम। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं होगा तो वो आइसोटोपिक आइसोमर्स कहला जा सकते हैं। तो हमारे पास एक नया टर्म आ रहा है, आइसोटोपिक आइसोमर्स, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन क्या है आइसोटोपिक आइसोमर्स की, कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वो तो सेम होता है, बट मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहां पे क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम था, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम था। यहां क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन आइसोमर ये भी है, बट इनको हम आइसोटोपिक आइसोमर्स कहेंगे क्योंकि आइसोटोप्स के जो मासेस होते हैं वो डिफर कर जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स अपने को मालूम है H11, प्रोटियम ड्यूटेरियम है ना H21 जिसको आप D लिखते हो, और एक ट्रिटियम होता है H31 जिसको हम T लिखते हैं। सो ये आइसोटोप्स हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा CH4, अब मैंने क्या किया, एक H हटा दिया और एक D डाल दिया, तो कैसा दिखेगा, CH3D। पर है तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप ना ड्यूटेरियम, तो ये दोनों आइसोमर्स कहलाए जा सकते हैं, बट आइसोटोपिक आइसोमर्स दिखने में एक जैसे हैं। एक H हटा के D तो लगाया और कुछ तो किया नहीं, उसी का आइसोटोप लगाया। कभी कभार ऐसे ना लिख के CHH2 लिख देंगे तो समझ जाना D है वो, है ना, H2 मतलब D हो गया। खैर अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते। फिर एक और H हटाया अगर हमने और एक और D लगाया तो क्या हो जाएगा, CH2D2। एक और H हटाया और एक और D लगाया तो क्या हो जाएगा, CHD3। एक और H हटा दिया, एक और D लगा दिया तो क्या हो जाएगा, CD4। यानी कि ये पांचों आपस में क्या है, मीथेन के आइसोटोपिक आइसोमर्स हैं। ठीक है, दिखने में एक जैसे हैं बट इनके मॉलिक्यूलर वेट्स अलग होने वाले हैं क्योंकि इनमें आइसोटोप की क्वांटिटी अलग अलग है। ठीक है, सो ये हो गया आइसोटोपिक आइसोमर्स। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हो, एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइसोटोपिक इफेक्ट में, हम पढ़ेंगे अभी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा, वहां पे बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3COCH3 और एक और लिखा CH3COCH3, आप बोलोगे क्या अंतर है? तो यहां पे अगर मैंने 16 लिख दिया और यहां मैंने 18 लिख दिया तो ये ऑक्सीजन का 18th वाला आइसोटोप है, ये ऑक्सीजन का 16 आइसोटोप है। तो ऐसे भी आप आप देख रहे हो दिखने में एक ही जैसे हैं बट इनके आइसोटोप के कारण इनका मास अलग अलग हो गया, इसका मास 16, इसका 18 हो गया। सो ये भी आइसोटोपिक आइसोमर, ये दोनों आइसोटोपिक आइसोमर हो गए एक दूसरे के। तो आपको आइसोटोपिक आइसोमर क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब हम चलते हैं एक और टर्म समझते हैं, होमोमर्स। होमोमर्स क्या होता है? ठीक है, ये सब टर्म्स आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि आप कहीं बुक्स में देखो गलती से या कोई वीडियो किसी और का देखो और वहां पे ये सब सुनो तो आपको पहले से पता रहे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको सब आना चाहिए, हम कुछ छोड़ते नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, आप फालतू चीजें तो ऑब्वियसली हम भी छोड़ देंगे, भाई हटाओ नहीं करो। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो यहाँ पे जरूर कवर होगी। हो सकता है ये भी कि कभी कभार वो चीज छूट जाए, तो डरने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं किसी वीडियो में तो उसको कवर किया ही जाएगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम बात करते हैं, लास्ट हमारे वीडियो का पार्ट है होमोमर, आज के वीडियो का, ऐसा नहीं खत्म हो रहा है, ये पार्ट 2 का लास्ट पार्ट है होमोमर। सो होमोमर्स क्या होते हैं कि जब क्या बोल सकते हो, मान लो एक ही मॉलिक्यूल है, XYZ कोई मॉलिक्यूल है। अब मैंने इसको लिख दिया YZX, तो है तो भैया सेम ही चीज ना, दिखने में अलग दिख रहा है बट है तो सेम ही ना, मतलब सेम कंपाउंड है, उसको हमने डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर दिया आपके सामने थाली में, तो इसका मतलब ये नहीं वो कुछ नया हो जाएगा, वही रहेगा ना भाई। XYZ लिखो चाहे YZX लिखो, तो ये होमोमर्स कहलाते हैं। दिखने में अलग हो सकते हैं इनके स्ट्रक्चर्स, दिखने में लग रहा होगा, इल्यूजन देते हैं कि अलग है, लेकिन ये एक्चुअली में सेम ही होते हैं। ठीक है, सेम ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम ही होते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो जैसे अभी आपको ये समझाऊंगा, ये डॉट्स वॉट्स में जो बना रहा हूं इनका मतलब क्या है, कि इनका क्या मतलब है हम आगे देखेंगे। ठीक है, मान लो ये मॉलिक्यूल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे
इनका अगर मैंने 180 डिग्री से रोटेशन करा दिया इस मॉलिक्यूल का, तो अब क्या होगा कि ये Br मान लो इधर आ गया, CH यहाँ पे हमारा आ गया, मान लो CH3 आ गया, और यहाँ पे हमारा आ गया C2H5। तो आगे आप ये पढ़ोगे कि ये दोनों आइडेंटिकल है, जब मैं आपको RS नॉमेनक्लेचर वगैरह सिस्टम सिखाऊंगा आगे। अभी के लिए मान लो कि जब इसको रोटेट किया गया, इसमें तो दिखने में तो दोनों अलग लग रहे हैं, ऐसा तुमको लग रहा है कि ये अलग है, बट जब हम नॉमेनक्लेचर सिस्टम सीखेंगे तो देखेंगे जो इसका नॉमेनक्लेचर सिस्टम आ रहा है वही इसका भी आ रहा है। सो हम बोलेंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल है क्योंकि इनके नॉमेनक्लेचर सिस्टम सेम है। दिखने से होता है, वो जो दिखता है वो बिकता वाली बात भूल जाओ। यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे उसके बारे में वो इल्यूजन पैदा कर सकता है, जैसे आजकल दुनिया में हो रहा है। ठीक है, खैर, तो अभी आप समझ गए होंगे होमोमर्स क्या होते हैं, कि दो स्ट्रक्चर्स हैं सेम मॉलिक्यूल के, दिखने में अलग है बट हैं एक्चुअली में आइडेंटिकल। सो ये होमोमर्स, होमो मतलब ही हो गया सेम, आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का वीडियो मेरा पार्ट 2 पे आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन। इसमें हमने सीखा और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें की, आइसोमेरिज्म का असली मतलब समझा और उनके कुछ और टर्म्स को समझा। अभी हम आगे एपीमर्स, एनोमर्स, एनैंशोमर, डायस्टीरोमर, मीजो, रेसमिक, सब जितने टर्म्स हैं सारी हम चीजें कवर करेंगे आगे जाके। सो आप बने रहना, इस वीडियो को प्लीज जरूर शेयर कर दो, सब तक पहुंचाओ। याद दिलाता रहता हूं, ऐसा करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो अपने लिए तो जरूर नोट्स बना के इन वीडियो को पॉज करके देखते रहना, है ना, फायदा ही होगा। और फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, है ना, अननेसेसरी वीडियो को खींच के क्या फायदा। पार्ट 3 में मिलते हैं। पार्ट 3 में हम लोग और भी बातें करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।